ने महात्मा गांधी को महात्मा बनाया, ये कथन किसका है? तो ये कथन है चंद्रदेव सेन का। इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को महात्मा दक्षिण अफ्रीका ने बनाया और दक्षिण अफ्रीका ने ही सिखाया कि कैसे अहिंसात्मक होते हुए, बिना हिंसा किए हुए कैसे हम विरोध कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के अनेक धर्म हैं उसके बीच सद्भावना ला सकते हैं, एक जैसा भावना ला सकते हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही हिंदू विधि विधान से शादी करने का, विवाह करने का अधिकार दिलवाया लोगों को। वहाँ पर हिंदू तौर तरीके से शादी नहीं कर सकते थे, अधिकार नहीं था हिंदुओं को वहाँ पर, मतलब जो भारतीय थे उनको अधिकार नहीं था, तो उनको अधिकार दिलाया। ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाया और काले गोरे का भेद बहुत जलता था वहाँ पर। आप नेल्सन मंडेला सब का नाम सुने, काले गोरे का भेद मिटाने के लिए भी दक्षिण अफ्रीका में काफी कार्य किए थे। तो ये काले गोरे भेद वहाँ बहुत चलता था, बहुत ज्यादा चलता था। अभी भी उसका प्रकोप देखने को मिल जाता है वहाँ पर, बहुत ज्यादा भेदभाव। वहाँ 2 प्रकार के लोग हैं, तो ये मिटाने का काम किया था दक्षिण अफ्रीका। आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन को। गांधी जी ने भारत में राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए क्या जोड़ दिया? जब वे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आ गए तो उन्होंने बीएचयू में देखा कि राष्ट्रवाद तभी निर्माण हो सकता है, राष्ट्र एकता की भावना तभी निर्मित हो सकता है जब सभी वर्ग के लोग का इसमें योगदान हो। उन्होंने देखा वहां पर केवल ऊंचे लोग ही हैं उस सभा में, केवल वकील हैं, डॉक्टर हैं, जमींदार हैं और जो उच्च वर्ग के लोग हैं। अतः उन्होंने भाषण में कहा कि जब हमें भारत में राष्ट्रवाद लाना है, एकता बढ़ानी है, पूरे भारत को एक सूत्र में मानना है, तो उसमें गरीब, किसान, मजदूर को भी जोड़ना होगा, तभी भारत में राष्ट्रवाद संभव है। पूरा एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, अच्छा राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, सभी लोग की भागीदारी होगा तब। उसके बाद ऐसा हुआ, सभी लोगों से मिले गांधी जी, सबके जैसा बनकर मिले, है ना, साधारण वेशभूषा में आ गए, सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, गरीब से गरीब लोग, दलित से दलितों को, मजदूरों को, सबको आंदोलन में एक होने की बात की, सबसे मिलकर और एकता माना। आइए समझते हैं अगले। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह ये बिहार के चंपारण में अभी ये जो चंपारण है ये पूर्वी चंपारण, जो पहले चंपारण था कंबाइंड रूप से, अब ये 2 भागों में बट गया, पूर्वी और पश्चिमी, तो अभी पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 1917 में गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ये गए इनके निमंत्रण पर, राजकुमार शुक्ल इनवाइट किए गांधी जी को, बुलाए और वहाँ के किसानों से समस्या को सुना गांधी जी ने। वहाँ के किसान बताए, अपनी समस्या को बताए कि हम नील की खेती करते हैं, जैसे हमारा खेत बंजर हो जाता है, अतः हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। गांधी जी ने उन किसानों से आवेदन मांगा, लगभग 1000 किसान आवेदन दिए और उन आवेदनों को लेकर गांधी जी चले गए चेम्सफोर्ड, जो गवर्नर थे, और फिर चेम्सफोर्ड उसको जांच के लिए कमेटी का गठन किया है, एग्रीगेरन कमेटी, और वो बात मान लेता है कि हाँ इससे बंजर हो रहा है, अतः किसानों को ये छुटकारा दे देता है कि अब नील की खेती ना करें। यानी जो 3 कट्ठीय प्रणाली था, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना पड़ता था, इससे छुटकारा मिल गया। इसी को गिरमिटिया प्रणाली कहेंगे। तो गिरमिटिया मतलब मिट्टी का गुणवत्ता गिर जाता था, इसलिए गिरमिटिया प्रणाली भी इसको कहते हैं। यानी नील विद्रोह सफल हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये पहला भारत में आंदोलन था, पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, जो सफल हुआ उनके नेतृत्व में भारत में। अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। वहाँ एक कपड़ा मिल था, वहाँ के जो मजदूर थे वो प्लेग महामारी फैलने के दौरान भी वहाँ काम कर रहे थे अहमदाबाद में। उनके जो मालिक थे अंबालाल साराभाई, उन्होंने कहा कि आप काम करते रहिए, आपको हम एक्स्ट्रा बोनस देंगे। परंतु जब प्लेग समाप्त हो गया तो वो 35% देने से इनकार कर दिए। नाराज मजदूर लोग अनशन पर बैठ गए, गांधी जी को बात बताए, गांधी जी भी साथ में बैठ गए। गांधी जी बैठे मात्र 3 दिन ही बैठे थे, और मार्च 1918 में 15, 16, 17 मार्च या 16, 17, 18 मार्च इसी तरह 3 दिन बैठे। और उनके साथ इनकी बहन अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बाई भी बैठी थी, और मात्र 3 दिन में ही बात स्वीकार कर लेते। अनशन पर बैठने के बाद जब गांधी जी बैठे तो बात मान ली कि ठीक है, मैं इन लोगों को बोनस दूंगा। तो इस प्रकार से ये भी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी 1918 में सफल हो गया। उसके बाद बात करते हैं खेड़ा आंदोलन। यह गुजरात के खेड़ा जिला में है। इसमें क्या हुआ था, किसानों का फसल कोई आपदा के कारण नष्ट हो गया था, जिससे वे लगान चुकाने में असमर्थ थे। अतः किसानों ने डिमांड किया, गांधी जी के समक्ष ये रखा कि हमारा लगान जो है माफ करवा दिया जाए। गांधी जी इस बात को आगे बढ़ाए और इनका लगान भी माफ हो गया। तो ये भी आंदोलन सफल हो गया 1918 में, खेड़ा आंदोलन। बात करते हैं खिलाफत आंदोलन।
तो खिलाफत आंदोलन 1919-20 में हुआ। ये न केवल भारत में, पूरा विश्व भर में हुआ जहाँ जहाँ मुसलमान निवास करते हैं। भारत में भी इस आंदोलन का नेतृत्व करता मोहम्मद अली और शौकत अली, दो मुस्लिम भाई थे। गांधी जी भी इस आंदोलन में भरपूर सहयोग दिए। इन्होंने भाषण देते हुए कहा कि भारत में ऐसा अनूठा समय कभी नहीं आएगा कि भारत के हिंदू और मुस्लिम एकता दिखा सके, ऐसा अनूठा समय इससे बढ़कर और कोई नहीं आ सकता है। इस आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? तो ऑटोमन साम्राज्य के जितने भी पवित्र स्थल हैं वहां पर शासन किसका हो? तो सुल्तान और खलीफा का नियंत्रण हो। जितने भी पवित्र स्थल हैं उस पर सुल्तान और खलीफा, क्योंकि ये खलीफा का पद हटा दिया, केवल सुल्तान है, तो ये लोग मांग कर रहे थे दोनों का नियंत्रण हो, खलीफा का भी और सुल्तान का भी। इसके अलावा ये लोग चाह रहे थे विश्व भर के मुसलमान कि खलीफा के पास जितना ज़्यादा क्षेत्र होगा, जितना ज़्यादा क्षेत्र होगा खलीफा के पास, वो उतना ही इस्लाम धर्म को, इस्लाम के विश्वास को सुरक्षित रखने में सक्षम होगा। इसलिए ये खलीफा के पद को बना रहना चाहिए। तीसरा बात है कि खलीफा जो है वो इस्लाम धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु होते थे, और सर्वोच्च धर्म गुरु होने के नाते वे अपने इस्लाम लोगों का एक रूप से कह सकते, केयर कर सकते थे, ध्यान रख सकते थे। परंतु जब इस्लाम के सर्वोच्च धर्म गुरु का पद समाप्त हो गया तो पूरा विश्व भर के मुसलमान है इससे नाराज हो गए थे। तो ये चाह रहे थे कि फिर से खलीफा का पद कायम हो जाए। और आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव में कमाल अतातुर्क शासक थे जिन्होंने ये खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। अगला बात करते हैं रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहते हैं। यह संभवतः शायद 18 मार्च 1919 को प्रारंभ हुआ था। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है, इसमें ऐसा था कि शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता। भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 के दौरान अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया था। उसके बावजूद भारत में किसी प्रकार का विद्रोह भारतीय ना करे, शांत रहे, जो कहे आराम से सुन ले, मतलब कोई राष्ट्रीय आंदोलन ना करे। इसको कुचलने के लिए अगर कोई राष्ट्रीय आंदोलन करते हैं तो उसको दबा सके, कमजोर कर सके उन भारतीयों को, इसके लिए उन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया जो डर से भी लोग आंदोलन की तरफ नहीं जाते थे। लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम घर में बैठे रहेंगे डर से। बताओ, ऐसा नियम रहेगा कि शक के आधार पर आपको बाहर देख भी लिया कि हाँ झगड़ा हो रहा है और आप बाहर निकले और कहीं धरा गया, फिर आप ही को जेल हो जाएगा, जेल फिर नहीं होगा बेल। तो ये टेंशन में लोग घर में डूब के रहते आंदोलन में। तो काला कानून था और शक के आधार पर इसमें आपको हो जाता था जेल, और इसमें कई होते यानी इसमें फिर वकील भी आप नहीं रख सकते थे। वकील रखेंगे तो आपको निर्दोष साबित कराएगा, तो वकील भी नहीं रख सकते थे, और ना ही अपील कर सकते थे कोर्ट में कि हमको कोर्ट जाना है, आप जेल में ही पड़े रहेंगे। और अपनी बेगुनाही का खुद से बात भी नहीं कर सकते कि हम यहाँ थे, पूछ लीजिए, मेरा प्रूफ है, मेरा ये सीसीटीवी कैमरा, कुछ भी दलील नहीं दे सकते थे। आप शक के आधार पर गिरफ्तार हैं और वहीं रहेंगे। तो ये था काला कानून, रॉलेट एक्ट, जो 1919 में अंग्रेजों ने पास किया था, ब्रिटिश सरकार ने पास कर दिया था। तो इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो क्या हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड में? अच्छा, रॉलेट एक्ट के खिलाफ के विरोध ही मतलब नाराजगी जताने के लिए कैसर ये हिंद की उपाधि का त्याग कर दिए थे गांधी जी कि ये ठीक नहीं है। आप हमको एक तरफ से मान सम्मान दे रहे हैं, कैसर हिंद कह रहे हैं, और दूसरी तरफ से हमारे भाइयों को मार रहे हैं, जेल के अंदर डाल दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हम इसका त्याग करते हैं और पूरा देशव्यापी आंदोलन चलाया, जिसमें जुलूस निकालने लगे गली गली से, सर ये ठीक नहीं है, ब्रिटिश सरकार के प्रति नारेबाजी करने लगे। तो इसी के संदर्भ में जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना घट जाता है पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। जो बैसाखी का दिन रहता है उस दिन एक सभा हो रहा होता है, जबकि वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया रहता है। पहले से किसी प्रकार की सभा सम्मेलन नहीं करना है, जुलूस नहीं निकालना है, और ये लोग आराम से एक जगह बैठ के शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग बात रख रहे हैं, अपना कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। तो बैठ के इन लोग बैठे हुए थे, सभा कर रहे थे कि देखिए रॉलेट एक्ट जो इन लोग किया है, कानून बना दिया है, ये तो खराब है, ये सब चर्चा कर रहे थे। ऊपर से इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, महत्वपूर्ण लोगों को, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, सत्यपाल आर्य को गिरफ्तार कर, यही सब बात कर रहे थे इन्हीं सब संदर्भ में। और इस बात की जानकारी एक हंसराज नामक व्यक्ति ने, भारतीय व्यक्ति था, उसने अंग्रेज को दे दिया। इसको जो वहां का गवर्नर ये आर डायर जो था उसको दे दिया, मतलब सेना प्रमुख जो था उसको दे दिया, आर डायर को सूचना दे दिया। अब मिला कि यहाँ पर
लोग सभा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो आदेश तो नहीं था क्योंकि मार्शल लॉ लागू था। तो इसने कहा कि ऐसा बात है, अपने सीनियर से फोन लगा के कहा कि ऐसा बात है, ये लोग मीटिंग किए कर रहा है। तो ये दे दिया, वो डायर जो है आदेश दे दिया, जब ऐसा बात है तो उन लोग को मारो, है ना, अंधाधुंध मारो, कोई दिक्कत नहीं। तो जाकर गेट पर पूरा कई राउंड फायरिंग करता है ना, और जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। कई लोग कुआं साइड में था तो वहां गिर जाते हैं, कई लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं काफी। तो ये घटना था 13 अप्रैल 1919 की, जिसमें वो डायर आदेश देते हैं और आर डायर गोलियां चलवाते हैं। लेकिन अंग्रेज सरकार इसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन करती है, जो मात्र 379 लोगों को मारे जाने की स्वीकार की।